सुरुवातच एका मोठ्या बातमीने करणार आहोत। अत्यंत गंभीर ही बातमी आहे। राज्यात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या 690 वर गेलेली आहे। मुंबईत 29 रुग्ण तर पुण्यामध्ये 17 रुग्णांची वाढ झालेली आहे। पिंपरी चिंचवडमध्ये 4 नवे रुग्ण सापडले आहेत। अहमदनगरमध्ये 3 रुग्ण सापडले आहेत। राज्यातील 56 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले आहेत। आमचे प्रतिनिधी विवेक कुलकर्णी यांच्याकडून अधिक माहिती घेऊया। विवेक, सकाळी 370 इतके कोरोना बाधित रुग्ण महाराष्ट्रामध्ये आहेत असं म्हणता म्हणता तो आकडा आता 390 पर्यंत गेलाय। काय अधिक सांगाल? सुवर्ण, राज्यातील कोरोना बाधितांची संख्या आता 690 पर्यंत जाऊन पोहोचली आहे। आज दिवसभरात 55 रुग्णांची यात वाढ झालेली आहे। यात पुन्हा एकदा सर्वाधिक वाढ ही मुंबईमध्ये झालेली आहे। यात 29 हा आकडा वाढलेला आहे। पुण्यात देखील हा आकडा चिंता वाटायला लावणारा आहे, कारण पुण्यात देखील 17 रुग्णांची वाढ झाली आहे। पिंपरी चिंचवडमध्ये 4, अहमदनगर 3, औरंगाबाद 2 अशी एकूण 55 रुग्णांची वाढ झालेली आहे। आतापर्यंत 56 रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आलेला ही त्यातली एक दिलासाची बाब म्हणावी लागेल। पण निश्चितपणे कोरोनाग्रस्तांचा आकडा हा राज्यात वाढताना दिसतोय। नक्की विवेक, धन्यवाद ही माहिती दिल्याबद्दल। जसं आमचे प्रतिनिधी सांगत होते, 670 चा सकाळी आकडा तो 690 पर्यंत जाऊन पोहोचलाय। आज दिवसभरात खूप मोठ्या कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या वाढलेली आहे आणि ही चिंतेची बाब आहे। पुण्यामध्ये कोरोनामुळे 24 तासात 3ऱ्या रुग्णाचा मृत्यू झालेला आहे, तर मृतांची संख्या 5 वर गेलेली आहे। ही देखील एक गंभीर बाब आहे। महानगरपालिकेच्या रुग्णालयातून क्वारंटाईन कर्मचारी पळाल्याची माहिती मिळते। ही अजून एक मोठी बातमी आपल्यापर्यंत पोहोचते आहे। व्हीएम देसाई रुग्णालयातून कर्मचाऱ्यांचं पलायन झालेलं आहे। 2 कर्मचारी मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयातून पळून गेलेले आहेत। रुग्णालयाच्या वॉर्डमध्ये करण्यात आलेलं क्वारंटाईन जेवणाची सुविधा नसल्यामुळे ते पळालेत असं कळतं आहे। इतर कर्मचाऱ्यांनी तसा दावा केलेला आहे। कर्मचाऱ्यांवर किंवा कुठल्याही कोरोनाबाधित रुग्णावर जेव्हा उपचार सुरू असतात किंवा विलगीकरण कक्षात त्याला ठेवलं जातं, तेव्हा अशा स्वरूपाच्या तक्रारी येत होत्या की त्यांची देखभाल नीट केली जात नाहीये, त्यांना सोयी सुविधा दिल्या जात नाहीयेत। आणि त्याच अनुषंगाने बातमी आमच्या प्रतिनिधी प्रणाली कापसे यांच्याकडून अधिक जाणून घेऊया। प्रणाली, काय अपडेट आहे या कर्मचाऱ्यांच्या पळून जाण्यासंदर्भात? सुवर्ण, आपण आतापर्यंत ऐकत होतो की वेगवेगळी लोक जी महापालिकेचे कर्मचारी नाही आहेत किंवा जे आरोग्य व्यवस्थेमध्ये काम करत नाही असे जे लोक होते ते आतापर्यंत पळून जात होते। परंतु धक्कादायक बातमी अशी ही आहे की त्याच रुग्णालयामध्ये काम करणारे हे कर्मचारी क्वारंटाईन केलेले असताना पळून गेलेले आहे। आणि त्यांचं पळून जाण्याचं कारण जे सांगितलं जात आहे, गेले 3 दिवस झाले हे सगळे कर्मचारी, जवळपास 17 कर्मचारी क्वारंटाईन करून ठेवण्यात आले होते, त्यापैकी हे 2 कर्मचारी पळून गेलेले आहे। यांच्या खाण्यापिण्याची योग्य व्यवस्था होत नसल्याचा आरोप जो आहे तो इतर कर्मचाऱ्यांनी केलेला आहे। मुख्य म्हणजे 8 दिवसांपूर्वी एक रुग्ण इथे आलेला होता, ज्याला सतत ताप येत होता। 3 दिवसानंतर जेव्हा त्याचा ताप उतरला नाही तेव्हा त्याला केईएम रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, जिथं या रुग्ण जो आहे तो कोरोना पॉझिटिव्ह ठरला आणि तिथेच त्याचा मृत्यू झाला। त्यानंतर या 17 कर्मचाऱ्यांना व्हीएन देसाई रुग्णालयातल्याच एका वॉर्डमध्ये क्वारंटाईन करण्यात आलेलं होतं। पण 3 दिवस झाले खाण्यापिण्याचे हाल होत आहेत। अनेक कर्मचाऱ्यांना लहान लहान मुलं आहेत, त्यांच्याबद्दलची काही माहिती या कर्मचाऱ्यांना मिळू शकत नाहीये आणि त्यामुळे कदाचित ताण येऊन हे 2 कर्मचारी पळून गेलेले आहेत अशी माहिती मिळते आहे। परंतु सर्वसामान्य लोकांच्या आपल्याला विनंती करेन, आपण अशाच दूरध्वनीवरून संपर्कात राहा, कारण मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर सुद्धा आपल्याबरोबर जोडल्या गेलेल्या आहेत। किशोरीताई, या घडीला एक महत्त्वाची बातमी येते। व्हीएन देसाई रुग्णालयातून 2 कर्मचारी ज्यांना क्वारंटाईन करून ठेवण्यात आलेलं होतं त्यांनीच पलायन केलेलं आहे का? तर जेवणाची सुविधा त्यांना नीट मिळत नाहीये म्हणून? खरं म्हणजे मी पण आता तिथे हे जे ऐकल्यानंतर खुद्द स्वतः जाऊन त्याची इन्क्वायरी करते। एक तर ज्या पद्धतीने जे घडलंय त्याला आता आपल्याला सामोरं जायचंच आहे आणि जिथे पेशंट सापडल्यानंतर त्याच्या आजूबाजूच्या सानिध्यात आलेल्या लोकांना क्वारंटाईन केलं जातं आणि जर निव्वळ जेवण मिळालं नाही म्हणून जर तिथून कर्मचारी असून जर गेलेले असतील तर अशा लोकांना पण थोडंसं कायद्याचा धाक असलाच पाहिजे होता आणि तो त्यांनी टाळलेला आहे, दिसून येत आहे। नक्की जेवण दिलं। आतापर्यंत विलगीकरण कक्षात देखभाल नीट होत नाही, जेवणखाण नीट मिळत नाही किंवा ज्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत अशा रुग्णांकडनं सुद्धा तक्रारी येत होत्या, पण आता तर कर्मचारीच 2 पळून गेलेले आहेत। ही गंभीर बाब आहे। आमच्या प्रतिनिधी प्रणाली कापसे आपल्या संपर्कात आहेत। प्रणाली, आपणही किशोरीताईंशी बोलू शकता।
किशोरीताईंना मला असा एक प्रश्न विचारायचा आहे की आपण सातत्यानं धीर देत आहे मुंबईकरांना, परंतु जेव्हा महापालिकेचेच कर्मचारी अशा पद्धतीची कृती करतात तेव्हा तुम्ही आता मुंबईकरांना काय सांगाल? नाही, मुळात आधी मी ह्या देसाई हॉस्पिटलला मी आलेली आहे. माझ्याबरोबर माझे नगरसेवक आणि प्रभाग समिती अध्यक्ष शेखर वांगणकर पण आहे. कारण काही गोष्टीची शहानिशा होणं फार गरजेचं आहे. कारण बऱ्याच वेळेला अफवांचं पीक मोठं येतं आहे आणि ह्या गंभीर परिस्थितीमध्ये आम्ही खंबीरपणे सगळ्याला तोंड देतो आहोत. परंतु खरंच इथे काय नेमकं घडतंय, जर अशा पद्धतीने इथे काही चुकीचं घडलेलं असेल तर मात्र निश्चित इथल्या ज्या हेड आहेत, HOD आहेत, त्यांच्यावर तर कारवाई होईलच. आणि दुसरं म्हणजे जे पळून गेलेले कर्मचारी आहेत त्यांच्यावरही काही गोष्टींनी आम्हाला कारवाई करावी लागेल. नक्की. कारण जर आम्ही एवढं लोकांना सांगतो आहे की क्वारंटाईन म्हणजे शिक्षा नाही, खरंय. फक्त त्यांनी तुम्हाला काळजी कसंही घेण्याची करून- नितांत गरज आहे, कारण त्यांच्याकडनं तो कुणाला पसरू नये. किशोरीताई, पण विनंती आहे, मुंबईमधल्या अनेक हॉस्पिटल्स मधून जिथे उपचार सुरू आहेत किंवा विलगीकरण कक्षामध्ये ठेवलेल्यांकडनं खूप तक्रारी येत आहेत. कृपया आपण त्याकडे लक्ष द्यावं. हे नक्की सगळ्या मुंबईकरांना, महाराष्ट्राला माहिती आहे की ज्या सोयी सुविधा यंत्रणा पुरवत आहेत त्या अत्यंत 100% देऊन पुरवल्या जात आहेत. धन्यवाद किशोरीताई बोलल्याबद्दल. प्रणाली, धन्यवाद. आणि थेट जाणार आहोत नवी दिल्लीला केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाची पत्रकार परिषद. प्रधानमंत्री जी ने देश भर में कोविड रिस्पांस की प्लानिंग, प्रिपेयर्डनेस और इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनी हुई एम्पावर्ड ग्रुप्स की कल मीटिंग ली और उन्हें ग्रुप्स ने जो एक्शन उनके स्थायी पर आइसोलेशन और क्वारंटाइन फैसिलिटीज, टेस्टिंग और क्रिटिकल केयर ट्रेनिंग से संबंधित उसके बारे में अवगत कराया। ICMR ने कल एक एडवाइजरी जारी की है जिसके द्वारा क्लस्टर्स और कंटेनमेंट जोन्स में, लार्ज माइग्रेशन गैदरिंग्स में और इवैक्यूई सेंटर्स में कोविड-19 के मॉनिटरिंग के लिए रैपिड एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं उसके बारे में उन्होंने डिटेल्ड गाइडलाइन इशू की है। और साथ ही ये भी कहा है कि जिस तरह से RT-PCR टेस्ट की जो डिटेल्स हैं ICMR की लैब की नेटवर्क में, पोर्टल में फीड करनी चाहिए, उसी तरीके से इन रैपिड बॉडी एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट की डिटेल्स भी ICMR के पोर्टल पर तुरंत से तुरंत उन लैब्स को भरनी होगी, उन कर्मियों को भरनी होगी, ताकि अगर कोई पॉजिटिव केस आए तो रिक्वायर्ड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सके। ICMR ने एक और एडवाइजरी के द्वारा बताया है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना कोविड वायरस के बढ़ते हुए खतरे को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपील की है कि कोविड महामारी के दौरान धूम्रपान, तंबाकू उत्पादन, गुटखा इत्यादि के सेवन और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से हम परहेज करें। हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी चीफ सेक्रेटरीज को और सभी स्टेट हेल्थ सेक्रेटरीज को भी कहा है कि जो नई इंश्योरेंस स्कीम गवर्नमेंट ने लागू की है उसके बारे में सभी हेल्थ प्रोफेशनल्स को बताया जाए, ताकि उनको पता लगे कि सरकार उनके लिए किस तरह से प्रयत्न कर रही है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स और उनकी अवेलेबिलिटी के लिए भी एडिक्वेट सप्लाईज हो उसके बारे में स्टेट से डिस्कशन में बताया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कोविड-19 मैनेजमेंट की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल उन्होंने लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल का दौरा किया। उससे पहले वह RML और सफदरजंग हॉस्पिटल का दौरा कर चुके हैं और आज वह दौरे पर जो हमारा NCI झज्जर उसके दौरे पर भी गए हुए हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने विभागों के काम की, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के डेडिकेशन और कंट्रीब्यूशन की काफ़ी तारीफ की। उन्होंने ये कहा कि आज देश उनकी सर्विसेज के लिए उनका आभारी है। साथ ही माननीय मंत्री जी ने ये भी कहा है कि जब भारत और दुनिया के सभी देश एक वैक्सीन बनाने की तैयारी में जुड़े हुए हैं तो उसी के तहत एक तरफ वह प्रयत्न चल रहा है, तो हमें ये समझना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन कोविड की सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन है और इसके लिए सभी लोग उसमें हमें कंट्रीब्यूट करें, सपोर्ट करें। साथ ही नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत देश के 399 डिस्ट्रिक्ट्स में 24 स्टेट्स के अंदर 14,522 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के तहत 65,000 मेंबर्स द्वारा मास प्रोडक्शन का कार्य शुरू कर दिया गया है। कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह की पावर, ट्रांसपोर्ट और की इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाईज डिस्टर्ब न हो, उसके तहत भारतीय रेल ने 3 मार्च तक 2.5 लाख से अधिक कोल वैगन्स
और 17,700 प्लस पेट्रोलियम प्रोडक्ट वैगन्स का ट्रांसपोर्टेशन भी किया है। भारत सरकार ने लॉकडाउन के संबंध में एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स के लिए एग्जम्पशंस और रिलैक्सेशंस भी दी हैं। ये इंश्योर किया जा रहा है कि किसानों को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े और फसलों की हार्वेस्टिंग और सोइंग स्मूथली कर सकें। इसके तहत इसके साथ ही एग्रीकल्चर मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स और रिपेयर वर्क, ट्रक रिपेयर शॉप्स ऑन हाईवेज, उनको भी एग्जाम किया गया है। टी इंडस्ट्री इंक्लूडिंग प्लांटेशन, उनको भी एग्जाम्पशंस दी गई हैं। भारत सरकार ने इसके साथ ही आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो हमारे 50 करोड़ से अधिक उपभोगी नागरिक हैं, उनकी सुविधा के लिए अब उन्होंने कल एक आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत सरकारी लैब्स के अलावा प्राइवेट लैब्स के माध्यम से भी फ्री टेस्टिंग और एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में कोविड से रिलेटेड इलाज मिल सकता है। इंडिया ने एक स्ट्रेटेजी अब तक, जैसे कि हम बताते आ रहे हैं कि हमारा जो पूरा एफर्ट है वो एक प्रोएक्टिव और प्रिएम्प्टिव अप्रोच के रूप में है। हमारा पूरा एफर्ट है इस डायरेक्शन में कि इंस्टेड ऑफ वायरस चेजिंग अस, वी चेज वायरस, एंड दैट इज वाई हमारा एफर्ट स्टार्टिंग से ही सर्वेलेंस और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर एक बड़े फोकस अटेंशन के रूप में रहा है। हम आप सबसे कोऑपरेशन एक्सपेक्ट करते हैं। वी रिक्वेस्ट यू, हेल्प अस टू हेल्प यू। और अंत में मैं आप सबसे अगेन सरकार की तरफ से अपील करना चाहूंगा कि आज रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए दिया जलाएं और उन बहादुर लोगों का हौसला बढ़ाएं जो कोविड-19 की लड़ाई। वक्ता प्लीज। गृह मंत्रालय की तरफ से मैं आपको अपडेट में बताना चाहती हूं कि राज्य सरकारें लॉकडाउन का एनफोर्समेंट प्रभावी ढंग से कर रही हैं। एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज की स्थिति संतोषजनक है। जैसा आपको पता होगा, लॉकडाउन की गाइडलाइंस के तहत एसेंशियल गुड्स जैसे ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस, उनके रॉ मटेरियल्स और पैकेजिंग मटेरियल्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए अनुमति है। 3 अप्रैल को हमने डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी की थी, जिससे कि एग्जेम्प्टेड आइटम्स की सप्लाई चेन स्मूथली फंक्शन करे। इसमें इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के एम्प्लॉयज की इंटर स्टेट मूवमेंट को भी अलाउ किया गया था। फिर भी कुछ पॉकेट्स में फार्मा यूनिट्स की समस्याओं का निदान करते हुए आज होम सेक्रेटरी ने संबंधित राज्य सरकारों को लिखा है कि ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो बहुत क्रुशियल हैं, उनका पूरा सहयोग दें। वर्कर्स की इंटर स्टेट मूवमेंट को सुचारू रूप से चलने के लिए एसओपी तैयार करें, जिससे कि स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इन वर्कर्स की आवाजाही में समस्या ना आए। मैं आप लोगों को माइग्रेंट वर्कर्स और जो अन्य ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए जो फूड और शेल्टर की फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई जा रही हैं, उसके बारे में भी अपडेटेड जानकारी शेयर करना चाहूँगी। राज्यों में लगभग 28,000 रिलीफ कैंप्स और शेल्टर्स स्थापित किए गए हैं और ये जो टू बी एग्जैक्ट 27,661 जो रिलीफ कैंप्स हैं, उसमें 23,924 सरकार द्वारा सेटअप किए गए हैं और 3,737 एनजीओज द्वारा सेटअप किए गए हैं। इन शेल्टर्स में कुल 12.5 लाख लोगों को आश्रय मिला है। इसके अलावा 19,460 फूड कैंप्स भी सेटअप किए गए हैं, जिनमें 9,951 सरकारों द्वारा लगाए गए हैं और 9,509 एनजीओज द्वारा लगाए गए हैं। लगभग 75 लाख से ज्यादा लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। 13.6 लाख वर्कर्स को शेल्टर और फूड उनके एम्प्लॉयर्स और इंडस्ट्री द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। इन सब कदमों के साथ हमारा पूरा विश्वास है कि लॉकडाउन मेजर्स सफल होंगे और हम कोरोना वायरस को फैलने से रोक पाएंगे। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपके लिए एक ऑनलाइन क्वेश्चन है। लेटेस्ट स्टडी ऑफ WHO says corona is not airborne, but there are certain sections of experts who believe that it is airborne. Is there any confusion on these two statements? नहीं, कंफ्यूजन तो देखो, एक तो हमने ये समझना है साइंस में जो
जो भी एक्सपेरिमेंट करेगा, कुछ लोगों के फॉर ओपिनियन रहेंगे, कुछ के अगेंस्ट भी रह सकते हैं, लेकिन हमको एक बैलेंस्ड एविडेंस बेस्ड जब हम अप्रोच लेते हैं तो हमको लेना पड़ेगा। अब एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक बोलता हूं, ये सही मानों में अगर एयरबॉर्न होता था इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं है, एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, तो कोई भी फैमिली में जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं सारे के सारे पॉजिटिव आना चाहिए। वो तो वही माहौल में रह रहे हैं जिस माहौल में वो जो पेशेंट है वो भी सांस ले रहा है और हवा छोड़ते ही जा रहा है। दूसरी बात हमको एक समझना चाहिए कि समझो ये भी नहीं होता था, हॉस्पिटल के अंदर जब कोई मरीज एडमिट होते हैं उनमें कुछ लोग ये कोविड-19 की बीमारी हुई है या नहीं हुई है 6-8 घंटे एक साथ पड़े, वो सारे मरीज, उनको तो एक्सपोजर, जो दूसरे बाजू जो एडमिट हुए वाले मरीज हैं उनको भी तो इसका एक्सपोजर रहता था, उनको भी नहीं होता है। हमको एक भरोसा बहुत रखना है, कुछ कुछ चीजें इसके डिसीजंस जो होते हैं ना, कोई एक्सपेरिमेंट्स पे होते हैं। जैसे कोई लोग गोल्डबर्ग ड्रम करके ड्रम होता है, वो ड्रम के अंदर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये विषाणु हवा से फैलेगा, लेकिन ये आर्टिफिशियल ढंग होता है क्योंकि वो ड्रम के अंदर हम देखने जा रहे हैं, वहां आपको कुछ भी दिखे उसमें सस्पेंशन पार्टिकल साइज जो होती है बहुत कम रहती है। हमको एक समझना बहुत जरूरी है, उसको हम हमारी भाषा में बायोलॉजिकल प्लॉजिबिलिटी बोलते हैं, कि एक अंदाज कि ये सही में दिखता है या नहीं दिखता है। मैंने जैसे कहा फैमिली में के पूरे मेंबर्स पॉजिटिव हुए, ये देखने का चांस उतना ही कम है। कोई हॉस्पिटल में कोई मरीज उधर एडमिट हुआ करके सब लोगों को लगने का भी हमने कभी इतना देखा नहीं है। आज तो 1 मिलियन से ज्यादा केसेस हुए हैं। अगर इस किस्म के केसेस अभी नहीं दिखे तो मेरे मन में जो चीज है, मैं ऐसे न्यूज जो हवा में आती है उस पर ज्यादा भरोसा रखता हूं, जो एविडेंस है उसके ऊपर भरोसा रखिए। Mr. Neelu Ranjan. Yeah, please just let the question come. Yeah, Mr. Neelu Ranjan. रैपिड जो आप एंटीबॉडी टेस्ट शुरू कर रहे हैं, गाइडलाइंस जो दिया है, वो कब से शुरू हो रहा है और किन किन इलाकों में, कितने इलाकों में, जिलों में शुरू हो रहा है? वो का तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, शायद लव अग्रवाल साहब जवाब दें। ये जब भी ये टेस्ट किट्स आएंगे, हमको ऐसे लगता है कि ये वेडनेसडे तक मिल जाना चाहिए। ये मिलने के बाद में हम उसको फील्ड में डिप्लॉय करने का सोचेंगे, लेकिन कहाँ कहाँ होगा शायद। लेट मी एक्सप्लेन ओके। देखिए, जो ये रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसकी एडवाइजरी कल इशू की गई है, उसके तहत प्राइमरी हमारा फोकस है कि जहां पर ज्यादा केसेस आए हैं, इसके साथ ही जहां पर कोई लार्ज गैदरिंग्स, इससे पहले कोई क्लस्टर्ड एरिया है या कोई इवैक्यूएशन सेंटर है जहां पर कि बहुत सारे लोग जो सस्पेक्टेड हैं एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, वहां पर हम लोग ILI यानी कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस, तो अगर कोई ऐसे वहां पर केसेस आते हैं जो उस पर्टिकुलर एरिया में हेल्थ फैसिलिटीज हैं, तो उन केसेस में उसकी मॉनिटरिंग के एक एक्शन के रूप में हम लोगों ने नई गाइडलाइन शुरू की है, जिसके तहत ये होगा कि जो भी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस उस फैसिलिटीज में आएंगी, उनको हम रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं कि उनके अंदर वो एंटीबॉडीज बनी है नहीं है। उसके लिए बड़ा डिटेल्ड प्रोटोकॉल इशू किया गया है कि अगर मान लीजिए हमने फैसिलिटी लेवल पर रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट को किसी एक पर्टिकुलर ILI केस में उसको हमने इस्तेमाल किया, तो अगर उसकी एंटीबॉडी टेस्ट नेगेटिव आता है तो हम क्या करेंगे, और अगर पॉजिटिव आता है तो क्या करेंगे, वो डिटेल्ड गाइडलाइन इशू की है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जहां पर हमारी कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन है, ज्यादा केसेज आए हैं, वहां पर और इफेक्टिव मॉनिटरिंग कर सकें। जैसे मैंने आपको बताया है कि प्राइमरीली जो भी कहा लोकेशन जहां पर ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जहां हमारे इवैक्यूएशन सेंटर्स हैं या जहां पर लार्ज पब्लिक गैदरिंग्स हो रही थी। दूसरा ऑनलाइन प्रश्न है, लॉकडाउन के दौरान राशन और सब्जी जैसी जरूरी वस्तुएं महंगी होने की रिपोर्ट्स आ रही हैं। गृह मंत्रालय ने क्या इसका संज्ञान लेते हुए कोई कार्रवाई की है? क्या इसकी वजह आपूर्ति में कमी आना या आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी माना जाए?
एसेंशियल सप्लाईज की स्थिति को होम मिनिस्ट्री, जो हमारी रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज हैं जैसे कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, या जो हमारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हैं जैसे रेलवेज, उनके साथ मिलकर और स्टेट्स और यूटीज़ के साथ मिलकर मॉनिटर कर रही है। होम मिनिस्ट्री ने वेरियस स्टेट्स के लिए एरिया ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं और जैसे ही कोई भी इशू अराइज करता है एसेंशियल सप्लाईज से संबंधित, तब हमारे एरिया ऑफिसर्स उनको कंसर्न स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर रिजॉल्व करते हैं, जिससे कि एसेंशियल सप्लाईज की आवाजाही में प्रॉब्लम ना आए। इंटर स्टेट कार्गो मूवमेंट, जैसे आप सबको पता है, अलाउ कर दिया गया है। और जैसे मेरे कलीग ने अभी बताया, रेलवेज ने 25 मार्च 2020 से लेकर 4 अप्रैल 2020 तक लगभग 7,630 रेक्स और 3,92,851 वैगन का लदान किया है, जिससे कि जरूरी सामान की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। मिस्टर पुलकित नागर। और पीपी किट की बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने मांग की है, तो उसके लिए क्या है? नॉर्थ ईस्ट के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं। डोनर मिनिस्ट्री की तरफ से एक डिटेल्ड प्रेस रिलीज आ रही है अबाउट द अरेंजमेंट्स मेड, एंड a video is also being released shortly. That will be available to all of you and on the PIB website. The other part I think Mr. Agarwal will handle. सो पीपीज के बारे में जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया है, क्योंकि ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट था, उसकी वजह से देश में शुरू में कमी आई, लेकिन देश ने जनवरी से उस पर एक्शन लेना शुरू किया। अब हमने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को भी मैच्योर किया है और वो लोग उसके बारे में टेस्टिंग करके वो प्रोडक्ट भी उनके क्वालिफाई हो गए, प्रोडक्शन शुरू हो गया है। इसके साथ ही हमने पैरेलली वर्ल्ड ओवर जिस भी कंट्री में पीपीज अवेलेबल है उनसे भी प्रोक्योर करना शुरू किया है। पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि बहुत सारे फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपने लेवल पर एफर्ट करके जो हमारी सप्लाईज है उसको एनहेंस करने में हमें सपोर्ट दे रहे हैं। आना शुरू हो गया है मटेरियल, एज पार्ट ऑफ अवेलेबल मटेरियल। वो काफ़ी हमने जो था हमारे पास उसको स्टेट्स को पिछले 2 दिनों में डिस्पैच भी कर दिया। और जैसे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाची पत्रकार परिषद, ज्यामध्ये आज किती रुग्णांची वाढ झाली आहे, किती मृत्यू झालेले आहेत त्याची अपडेट देण्यात आली। मजुरांसाठीच्या निवारा केंद्राची आणि त्यांच्या जेवणाखाण्याची कशी व्यवस्था लावली गेली आहे त्या संदर्भातली माहिती दिली गेली। अत्यावश्यक सेवा कुठेही थांबवल्या जाणार नाहीत, त्याचा पुरवठा कुठेही बंद होणार नाही, कमी पडणार नाहीत, याची काळजी घेतली जाईल, हेही स्पष्ट करण्यात आलेलं आहे। दरम्यान मुंबईच्या बातमीकडे आपण पुन्हा एकदा येतोय। मुंबईमध्ये वॉर्ड निहाय कोरोनाग्रस्त रुग्णांची माहिती मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी दिली। कोणत्या वॉर्डात किती कोरोना बाधित रुग्ण आढळलेले आहेत ते त्यांनी स्पष्ट केलं। जी साऊथ या पूर्ण वरळी इथे 58 पॉझिटिव्ह पेशंट आहेत। डी वॉर्डमध्ये 31 आहेत। के पूर्व म्हणजे अंधेरी पूर्व आणि अंधेरी पश्चिम इथे 25-24 या संख्येने आहेत। ई वॉर्ड ज्याला भायखळा म्हटलं जातो तो 19 आहे। पी नॉर्थ ज्याला गोरेगाव वगैरे म्हटलं होतं तिथे 13 आहे। एच वेस्ट ज्याला बँड्रासारखं म्हटलं जातं तिथे 18 आहे। एम वेस्ट अँड एम ईस्ट इथे गोवंडी इथे 17 आहे। नॉर्थ 14 आहेत। आर साऊथ 11, एस वॉर्ड 11, टी वॉर्ड 10 आहे। सी ए एल पी नॉर्थ हे 5, 6, 7 अशा पद्धतीने। असं म्हणतात की आपण एखाद्या रेसमध्ये सहभागी झालेलो असो आणि अर्धा टप्पा पार केला की थोडंसं आपल्या मनात असं येऊन जातं की आता थांबूया, आता कशाला पुढे जायचं। अर्धा टप्पा आपण लॉकडाऊनचा पार केलेला आहे आणि अजून अर्धा आपल्याला पार करायचा आहे, म्हणून आज एकता दाखवायची आहे। आपण सगळे एक आहोत आणि कोरोनाशी एकत्र लढणार आहोत असं दाखवायचं आहे, आवाहन केलेलं आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी। त्याविषयीच्या बातम्या। कोरोना व्हायरसचा सामना करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सगळ्या भारतीयांना आज रात्री 9 वाजता एक दिवा लावण्याचं आवाहन केलेलं आहे। त्याला सिने कलाकारांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत जनतेलाही आवाहन केलंय।
नमस्कार, मी किशोरी शहाणीबीज. आपल्या माननीय पंतप्रधानांनी आपल्या देशाला 3दा आवाहन केलं आहे करोना व्हायरस संदर्भात. पहिल्यांदा 22 मार्चला जनता कर्फ्यू अनाऊन्स केला आणि संध्याकाळी आपल्यासाठी राबणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षा दल, डॉक्टर्स, नर्सेस, वॉर्ड बॉयज यांचं कौतुक करण्यासाठी, यांचे आभार मानण्यासाठी घंट्या वाजवायला सांगितल्या, थाळ्या वाजवायला सांगितल्या आणि तसं आपल्या देशाच्या 130 करोड जनतेनं केलं. नंतर त्यांनी 21 दिवसांचा लॉकडाऊन अनाऊन्स केला. आपल्याच हेल्थसाठी ना, कारण करोना व्हायरसपासून वाचण्यासाठी हा एकमेव उपाय आहे. कितीही त्रास झाला तरी आपण सगळेच कोऑपरेट करतोय, केवळ आपल्या हेल्थसाठी. आणि आता त्यांनी अनाऊन्स केलं आहे की 5 एप्रिलला रात्री 9 वाजता 9 मिनिटांसाठी आपल्या घरातले सगळे लाईट बंद करून आपण बाल्कनीत किंवा घराच्या दारात आपण सोशल डिस्टन्स मेंटेन करून दिवा लावावा. ह्यानं आपलं मनोबल वाढेल. कुठेही कोणी एकटं मानून घ्यायची गरज नाही आहे. आपण सगळेच ही लढाई लढतोय. ह्या गोष्टीला बऱ्याच जणांनी ॲस्ट्रोलॉजिकल रिझन दिलं, सायंटिफिक रिझन दिलं, कोणी थोडंसं नेगेटिव्हली पण घेतं आहे. पण मला असं वाटतं की आपण घरात बसून काहीच करत नाही आहोत. मग हे करून पाहायला काय हरकत आहे. कदाचित कोरोना व्हायरस घाबरेल, त्याला थोडासा लगाम बसेल आणि जितक्या वेगानं तो वाढतोय त्याचा वेग कमी होईल आणि लवकरात लवकर आपलं हे जग करोना व्हायरस मुक्त होईल. मी, दीपक, बॉबी आम्ही दिवा लावणार आहोत आमच्या गच्चीमध्ये. तुम्ही सुद्धा लावा. बघूया, हेही करून माझी ही विनंती आहे तुम्हाला. कोरोना व्हायरस दिवा लावल्याने पळो की न पळो, पण दिवा लावल्यामुळे आपण सगळे एक आहोत आणि आपण सगळ्या शक्तीनिशी आलेल्या संकटाचा सामना करणार आहोत एवढं मात्र नक्की पोहोचणार आहे आपल्या सगळ्यांपर्यंत, एकमेकांपर्यंत. आणि त्यासाठीच आपण हे करूया. इथेच थांबतोय. लगेच भेटणार आहोत ताज्या बातम्यांसह. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.